ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आया है और वो इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा है। और इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है, एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, दिस डेफिनेटली टेल्स अस दैट ये मैरीटाइम पार्टनरशिप के ऊपर बेसिकली फोकस्ड है, इंडिया और फ्रांस की मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो इस एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट है और बेसिकली इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को हमें किन लेंसेज के साथ करंट टाइम्स में देखना चाहिए, और वो भी ऐसे दौर में जब दोनों कंट्रीज मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट कर रही हैं। अब देखिए, फ्रांस की अगर आप लोकेशन को देखेंगे तो वो बड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। फ्रांस जो है वो ऑलमोस्ट अटलांटिक ओशन से भी कनेक्टेड है, वो मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्टेड है, टू एन एक्सटेंट वो अरेबियन सी में भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्रांस का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इसको मजबूर कर देता है बेसिकली कि ये यूएसए और रशिया का टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा तो नाटो का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ेगा और वो उसको वॉर में इंक्लूड होना पड़ेगा। और उसके बाद अभी यूएसए और ईरान का जब डिस्प्यूट चल रहा था जेसीपीओए के ऊपर, तो फ्रांस ने नेगोशिएट कराने की कोशिश की। सिमिलरली जब रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही थी तो फ्रांस व्लादिमीर पुतिन से मिलने भी गए, और वो थोड़ा बहुत एक इंक्लिनेशन रखते हैं इंडिया की तरफ भी, यानी कि फ्रांस इंडिया की तरफ भी एक इंक्लिनेशन रखता है। और इंडिया का पार्टनर इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के अलावा, फ्रांस का पार्टनर इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है इंडियन ओशन रीजन में। तो आप फ्रांस को देखिए, उसने किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजिक टाइज नेटो के साथ भी मेंटेन करके रखे हैं, साथ में वो एशिया में भी पीस चाह रहा है। और जब हम एशिया में पीस की बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक जो विज़न है वो सपोर्ट करता है बेसिकली चाइना, एशिया पैसिफिक विज़न चाइना। और कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि इंडिया और जापान को वो नेगोशिएटिंग टर्म्स में लेके आ जाए। और ये कंट्रीज जो बात करती है वो इंडो पैसिफिक विज़न की बात करती है, इंडो पैसिफिक विज़न। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वर्ड इंडो पैसिफिक विज़न है उसमें इंडियन ओशन सेंट्रल है, इंडियन ओशन सेंट्रल है। एशिया पैसिफिक विजन में चाइना के अक्रॉस पैसिफिक से कनेक्टिविटी सेंट्रल है। तो जब इंडियन ओशन की बात करें तो वास्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है? इंडिया की। तो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में इंडिया सेंट्रलिटी चाहता है, एशिया पैसिफिक के फॉर्मेट में चाइना सेंट्रलिटी चाहता है। दोनों का ऑलमोस्ट रीजन एक ही है। अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज को इन दोनों देशों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो ऐसे में वेस्टर्न नेशंस के साथ इंडिया का बड़ा बढ़िया तरीका रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते चले जाओ। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 26 जनवरी 1998 में फ्रांस के साथ की थी। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 से ही स्टार्ट हो गए थे। तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में सबसे पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को देखते हैं, विच इज़ ऑलरेडी टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। और ये पीस, स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आज के दौर में बहुत बार ये टर्म आता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से हमें सिंपल ये समझना चाहिए कि भाई हर कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, किसी के प्रेशर में आके एक साइड नहीं चूज करना चाहती, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेगी, और ऐसे कि पीस और स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो ये है फंडामेंटल कोर डेफिनेशन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, कि आप ऑटोनॉमस रहना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, पर स्ट्रैटेजिक तरीके से, किसी के प्रेशर में भी ना आओ और आपके किसी डिसीजन से कोई दूसरा भी इफेक्ट ना हो। दोनों के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी बहुत कम है। इंडिया और फ्रांस के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है ही नहीं, इस वजह से भी इनकी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक साइड पे बात करते हैं तो इकोनॉमिक साइड पे फ्रांस इंडिया का की ट्रेडिंग पार्टनर है। $12.42 बिलियन का पार्टनरशिप हुआ है। 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया है ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फ्लो की बात कर रहा है। तो एफडीआई आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रांस भाई इंडिया में पैसा भी बहुत लगा रहा है। $10.31 बिलियन लगा दिए हैं उसने पिछले 22 सालों में, विच रिप्रेजेंट्स 1.7% ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू इंडिया, विच इज ऑलमोस्ट डन बाय वन कंट्री। अब डिफेंस साइड पे बात करें तो हमारा की डिफेंस पार्टनर भी है, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रह चुका है ये। फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना डिफेंस डील्स के चलते, और मिलिट्री एंगेजमेंट हमारा फ्रांस के साथ होता है। तो डिफेंस डील्स में बात करें तो स्कॉर्पिन सबमरीन्स जो कि हमने फ्रांस से ली, राफेल जेट्स का एग्रीमेंट जो कि 2016 में हमने चार्ट आउट किया था, C295 के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं ऐड करता है कि फ्रांस इंडिया में डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे कि वरुण नेवी,
गरुण एयरफोर्स और शक्ति आर्मी। फ्रांस इंडिया का नेशनल इंडस्ट्रियल बेस भी बढ़ाना चाहता है और की डिफेंस सेक्टर ग्रोथ में भी मदद करना चाहता है। न्यूक्लियर पार्टनरशिप में बात करें तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है 2009 में, जहां पे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बेसिकली जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हुआ है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब सवाल ये है कि ये बनने वाला है और ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इनका एक एग्रीमेंट तारापुर के लिए भी हुआ था, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए भी हुआ था, जिसमें ये बेरिलियम फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर रहा था फ्रांस ने 1998 में इंडिया की इंटरनेशनली भी काफ़ी मदद करी। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, और फिर उसके ऊपर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हुई थी। तो इंडिया का सपोर्ट करते हुए फ्रांस ने ये कहा कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो इंडिया के ऊपर उसकी लोकेशन और उसका हॉस्टाइल नेबरहुड देखते हुए आप फोर्स नहीं कर सकते। यूएनएससी की बात करें तो फ्रांस इंडिया के लिए कहता है कि इंडिया को यूएनएससी का भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के लिए भी फ्रांस कहता है कि इंडिया को उसका मेंबर बनाओ। साथ में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम हो गया, वासनार एग्रीमेंट हो गया, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया, इन सब जगह पे जो फ्रांस है वो इंडिया की मेंबरशिप की बात करता है। इंडिया और फ्रांस ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी स्टार्ट किया 2015 में, जिसकी पहली मुलाकात हुई 2018 में। इसका हेडक्वार्टर जैसे कि आपको पता है कि गुड़गांव हरियाणा में लोकेटेड है। अब यहाँ पे ये इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रही है। इंडिया और फ्रांस बेसिकली इंडियन ओशन में भी उनकी लोकेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक रेसिडेंट पावर के रूप में है और पार्टनर्स हैं ये दोनों। उसी दिशा में इमैनुअल मैक्रोन भी 2018 में जब इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडिया फ्रांस का कोऑपरेशन का जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन शेयर किया जो कि इंडियन ओशन रीजन के लिए है। इंडिया और फ्रांस जॉइंट पेट्रोलिंग एक्टिविटी लगातार कराते हैं इंडियन ओशन रीजन में, जो कि अपने मैरीटाइम फुटप्रिंट्स यानी समुंदर में आप कहाँ कहाँ रेंज है आपकी उसको बढ़ा रहे हो। अब पार्टनरशिप की बात करें तो एक पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड बनाया है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में 2022 में अग्री हुआ। इसमें तीसरा पार्टनर जो है वो यूएई है, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिक्योर एंड सेफ फॉर फ्रांस। सो यू कैन सी द कनेक्टिविटी ऑफ फ्रांस। यहाँ से सीधे अटलांटिक ओशन है, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी, यहाँ से एंटर कर सकते हो आप रेड सी से गल्फ ऑफ एडन एंड टू इंडिया। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज फ्रांस location, and France were the first, French were the somehow they were the first after the Portuguese ना, पोर्टुगीज़ के बाद पहली बार वो आए थे। तो वो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है वो हमने अपने में भी लिया है, लिबर्टी वाले एक्सप्रेस चीज़ों को हमने अपने प्रियम्बल में इंक्लूड किया है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, फंडामेंटल राइट्स की तरह उसको इंक्लूड किया है। तो काफ़ी कल्चरल और काफ़ी ये कह लीजिए कि जो हार्ड कोर आइडियोलॉजी जो है इंडिया और फ्रांस की काफ़ी सिमिलर है। इसमें दोनों कंट्रीज़ यूक्रेन के इशू में थोड़ी बटी हुई नज़र आई थी रिसेंटली, और यूक्रेन के मुद्दे में फ्रांस का कहना था कि पीस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिया का कहना था कि ये वॉर का समय नहीं है। तो दोनों देशों ने लेकिन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखी, यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी। अब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो ये दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती हैं। दोनों कंट्री का काउंटर टेररिज्म मेजर्स पे भी एक जॉइंट विजन है। ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, ओशन साइंसेस, इन सब के ऊपर लोग काम कर ही रहे हैं, और स्पेस सेक्टर और डिजिटाइजेशन सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप है इन लोग दोनों देशों के बीच में। अब इसी दिशा में बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 6 यूरोपियन प्रेशर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9.6 गीगावाट। यही मैं आपको मिशन बता रहा था जैतापुर वाला। स्पेस सेक्टर में देखिए इन्होंने गगनयान मिशन में किया हुआ है। सैटेलाइट मिशन इन्होंने तृष्णा नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जो कि इकोसिस्टम को मॉनिटर करेगा। ये इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी का तीसरा मिशन है। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये हाई रेजोल्यूशन स्पेस टाइम मिशन है जिसमें कि थर्मल यानी कि हीट को यूज़ करके फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे। ये कि 2025 तक ये स्पेस एजेंसीज को ये इनका लॉन्च प्लान करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ फ्रांस का नाम इमैनुअल बॉन है,
और डीआरडीओ एक नया जेट इंजन बनाना चाहता है जिसपे फ्रांस की सफरान कंपनी जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ compete कर रही है ताकि डीआरडीओ के साथ ये प्रोजेक्ट उसको मिल पाए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आप लिख सकते हैं, इस आर्टिकल एडिटोरियल के तहत जो पॉइंट से मिले उसको ऐड करके अपना आंसर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। In the light of current multilateralism and polarization among superpowers indicate how Indo-French relations ensure peace and stability in Indo-Pacific region। अब इंटेंट समझिएगा, ये 250 वर्ड्स में करना है। इंटेंट यही है कि आप इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप को इंडियन ओशन रीजन में बताते हुए ब्लू इकोनॉमी पे बात करें और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करें। ठीक है, ऑलराइट। सो देयर बाय वी एंड टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। This was Harshvardhan Tripathi signing off from the session. I'll see you guys in the next.